गुड मॉर्निंग साथियों। बायोलॉजी की इस संकट मोचक सीरीज के 7वें एपिसोड में तहे दिल से आपका स्वागत है। गाइज, बायोलॉजी की इस संकट मोचक सीरीज के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। गाइज, सेशन में बहुत मजा आने वाला है। तो फिर दोस्तों देरी किस बात की, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी की एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए दर्द, ठंडा तथा गर्म। ऑप्शन नंबर बी है गाइज भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी, चिंतन। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है आपका अनैच्छिक क्रियाएं। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो हाइपोथैलेमस होता है वो भैया भूख, प्यास, प्यार, घृणा और दोस्तों ताप का नियंत्रण करता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? दोस्तों कुछ कहानी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इस क्वेश्चन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। देखिए भैया, ब्रेन। दोस्तों जो ब्रेन होता है वो दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है ब्रेन को। पहला भाग कौन सा है दोस्तों? पहला भाग है फोर ब्रेन। दूसरा भाग कौन सा है दोस्तों? दूसरा है दोस्तों मिड ब्रेन। और दोस्तों तीसरा कौन सा है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन दिख रहा है आपको? दोस्तों फोर ब्रेन को कहा जाता है अगर मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क। मिड ब्रेन को कहा जाता है दोस्तों मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। और दोस्तों हिंड ब्रेन को कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। क्या ये बात आपको समझ में आई दोस्तों? मैंने क्या कहा कि भैया ब्रेन को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पर है दोस्तों फोर ब्रेन, नंबर 2 पर है मिड ब्रेन और नंबर 3 पर है दोस्तों हिंड ब्रेन। अब दोस्तों बात करते हैं कि भैया जो फोर ब्रेन है, इस फोर ब्रेन को दोस्तों वापस 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है दोस्तों थैलेमस। नंबर 2 पर आता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और नंबर 3 पर आता है दोस्तों सेरेब्रम। दोस्तों मध्य मस्तिष्क है, इस मध्य मस्तिष्क का कोई उपभाग नहीं होता। क्या ये बात आपको समझ में आई? पश्च मस्तिष्क की बात करें दोस्तों तो इसके भी भैया 3 भाग होते हैं। इसके भी कितने भाग होते हैं दोस्तों? इसके भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पर बात करें दोस्तों तो भैया पोन्स वेरोली या फिर पोन्स वेरोलाइक बोल सकते हैं दोस्तों, और इसको केवल पोन्स भी हम कह सकते हैं। दूसरे भाग की बात करें दोस्तों तो भैया मेडुला ओब्लोंगाटा। ओब्लोंगाटा। बात क्लियर है? तीसरे पार्ट की बात करें दोस्तों तो आपको दिखेगा नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं। तीसरा पार्ट है दोस्तों सेरेबेलम। इसे दोस्तों अनुमस्तिष्क कहा जाता है। इसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है। और सेरेब्रम को कहा जाता है दोस्तों प्रमस्तिष्क। इसको क्या कहा जाता है? प्रमस्तिष्क कहा जाता है। क्या दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आएगा? मैंने क्या कहा दोस्तों कि जो अग्र मस्तिष्क होता है उसे 3 भागों में बांटा गया है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। से प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क का कोई उपभाग नहीं होता। और दोस्तों जो पश्च मस्तिष्क है इसके भी दोस्तों 3 भाग होते हैं। एक है दोस्तों पोन्स वेरोलाई, दूसरा है मेडुला ओब्लोंगेटा और तीसरा है दोस्तों अनुमस्तिष्क।
ये बात आपको समझ में। अब एक एक का कार्य समझते हैं कि भैया कौन क्या क्या कार्य करता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों सर्वप्रथम कि भैया हाइपोथैलेमस का नियंत्रण यानी कि हाइपोथैलेमस क्या नियंत्रण करता है, तो भैया आपका राइट आंसर था भूख, प्यास, प्यार, घृणा और ताप नियंत्रण। ये बात समझ में आई। तो दोस्तों थैलेमस की बात कर लेते हैं। भैया थैलेमस आपका दर्द को, आपके ठंडे को और आपका जो गर्म है इसको, इसके अलावा दोस्तों स्वाद को नियंत्रण करता है। स्वाद के अलावा दोस्तों जो सूंघने की क्षमता है इसको नियंत्रण करता है। कौन दोस्तों? भैया थैलेमस। कौन? थैलेमस। थैलेमस की कहानी आपको समझ में आई। थैलेमस क्या नियंत्रण करता है? दर्द, ठंडा, गर्म, स्वाद को और दोस्तों सूंघने की जो क्षमता होती है उसको नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों सेरेब्रम की। तो भैया सेरेब्रम, सेरेब्रम दोस्तों, सेरेब्रम पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। आप कह सकते हो कि पूरे मस्तिष्क का ये 2/3 भाग है। इसका कार्य क्या है दोस्तों? तो ये भैया आपकी बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी, चिंतन आदि को नियंत्रण करता है। बात क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं हम पोन्स वेरोलाई की। दोस्तों पोन्स वेरोलाई क्या करता है? आपका जो संपूर्ण श्वसन तंत्र है, संपूर्ण श्वसन तंत्र को नियंत्रण करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पोन्स क्या करता है? संपूर्ण श्वसन तंत्र को। दोस्तों मेडुला ओब्लंगेटा होता है वो भैया श्वसन तंत्र को नियंत्रण करता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भैया संपूर्ण श्वसन तंत्र को कौन नियंत्रण करता है, तो दोस्तों पोन्स वेरोलाई करता है। बात क्लियर है? मेडुला ओब्लंगेटा की बात करते हैं तो दोस्तों ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है जैविक क्रियाएं और एक होती है सहायक क्रियाएं। बात क्लियर है? जैविक क्रियाएं दोस्तों वह क्रियाएं होती है जिनकी उपस्थिति में, जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों सहायक क्रियाएं वह क्रियाएं होती है जिनकी उपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती। अगर दोस्तों आपको डिटेल में देखना है तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा श्वसन तंत्र वाले चैप्टर का, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो भैया मेडुला ओब्लंगेटा क्या करता है? मेडुला ओब्लंगेटा आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अब बचा आपका सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। ये क्या क्या करता है दोस्तों? तो भैया ये करता है आपकी जो बोलने की क्षमता है, इस बोलने की क्षमता को नियंत्रण ये करता है। आपका शरीर का संतुलन, आपका जो शरीर का संतुलन है इसको नियंत्रण ये करता है। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो आपकी जो पेशियां है, उन पेशियों के बीच में जो संकुचन होता है उस पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तो ये 3 कार्य करता है सेरेबेलम। सेरेबेलम दोस्तों अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। बात क्लियर है? आशा करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भैया ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी में पूछा गया है, स्टार लगा लेना। और दोस्तों साथ ही साथ में रेलवे में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन में जो जानकारी देने वाला हूँ देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि काष्ठीय पादपों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है पीडोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है फाइकोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हिस्टोलॉजी। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डेंड्रोलॉजी। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया काष्ठीय पादप क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसे पादप जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त हो, ऐसे पादप दोस्तों जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त हो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? वो भैया काष्ठीय पादप कहलाते हैं। काष्ठीय पादप कहलाते हैं। और दोस्तों ऐसे पादपों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? भैया उस शाखा को कहा जाता है डेंड्रोलॉजी। बात क्लियर है?
पहली बात आपको समझ में, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मृदा का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस शाखा को दोस्तों पीडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीडोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया शैवालों का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है भैया फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी कहा जाता है। मान लीजिए दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भैया कि उत्तकों का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों हिस्टोलॉजी। बात क्लियर है? क्या दोस्तों आपको 4 शाखा याद हुई? मैंने क्या कहा? काष्ठीय पादपों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। अगली बात दोस्तों मैंने ये कहा कि मृदा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को पीडोलॉजी कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों लास्ट था हमारा उत्तकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम पारिस्थितिकी के बारे में। दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों हम सजीव व पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करते हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों कि भैया पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें हम सजीव व पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया था। दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। तो कैसी लग रही है आपको वीडियो? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज दोस्तों आप इस संकट मोचक सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पहुंच सके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस रोग से हमारी जीभ शुरुआत में तो लाल रंग की तथा बाद में काली रंग की हो जाती है? दोस्तों आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए चिलोसिस, ऑप्शन नंबर बी है माउथ अल्सर, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चिलोसिस। दोस्तों चिलोसिस विटामिन B2 की कमी से होने वाली एक बीमारी है। इस रोग में दोस्तों होता है क्या है, हमारी जीभ शुरुआत में तो दोस्तों लाल रंग की होती है और दोस्तों बाद में काले रंग की हो जाती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? दोस्तों माउथ अल्सर की बात करें तो भैया ये बीमारी भी विटामिन B2 की कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन B2 की कमी से होने वाली बीमारी है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों? इस रोग में हमारा जो मुंह होता है, मुंह वह होठों पर दोस्तों क्या हो जाते हैं? होठों पर छाले पड़ जाते हैं। आशा करता हूं ये दोनों बीमारी आपको समझ में आ गई होगी। चिलोसिस में क्या होता है, हमारी जीभ शुरुआत में तो दोस्तों लाल रंग की होती है और बाद में काले रंग की हो जाती है। अगर दोस्तों माउथ अल्सर की बात करूं तो भैया इसमें मुंह व होठों पर दोस्तों छाले हो जाते हैं और ये दोनों बीमारियां विटामिन B2 की कमी से होने वाली बीमारी है। दोस्तों थोड़ी बहुत जानकारी विटामिन B2 के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है। इसका दोस्तों रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। बात क्लियर है? दोस्तों इसके स्रोत की बात करें तो दोस्तों स्रोत है इसके दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर और जितने भी दोस्तों जो डेयरी प्रोडक्ट है वो सभी दोस्तों विटामिन B2 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भैया ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पादपों का मुख्य श्वसन अंग है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है।
ऑप्शन नंबर ए पत्तियां, ऑप्शन नंबर बी गलफड़े, ऑप्शन नंबर सी वायुनली, ऑप्शन नंबर डी शरीर की सामान्य सतह। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पत्तियां। दोस्तों आपके जो पादप होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया पादपों का मुख्य श्वसन अंग होता है, तो दोस्तों पत्तियां होती है। पत्तियों में जैसे कि मान लीजिए आपकी पत्तियां है, तो दोस्तों पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को दोस्तों वातरंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वातरंध्र बोला जाता है। तो भैया पादपों का जो मुख्य श्वसन अंग होता है दोस्तों वो कौन होता है, वातरंध्र होता है। बात क्लियर है। गलफड़े दोस्तों आपकी जो मछली होती है उस मछली का श्वसन अंग होता है मुख्य गलफड़े। वायुनलिक दोस्तों जो तिलचट्टा होता है, वो तिलचट्टा दोस्तों, इस तिलचट्टे का मुख्य जो श्वसन अंग है दोस्तों वो है वायुनली। क्या है दोस्तों, वायुनली। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो अमीबा होती है, इस अमीबा का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो भैया अमीबा का मुख्य श्वसन अंग है शरीर की सामान्य सतह। क्या है दोस्तों, शरीर की सामान्य सतह। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। पादपों का जो मुख्य श्वसन अंग है वो होता है दोस्तों पत्तियां। पत्तियों में क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें दोस्तों वातरंध्र कहा जाता है। मछली की बात करें दोस्तों तो मछलियों का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होता है गलफड़ा। दोस्तों तिलचट्टा की बात की जाए तो जो तिलचट्टा होता है उसका जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होता है ट्रेकिया, वायुनली। बात क्लियर है। अमीबा की बात करें दोस्तों तो सामान्य शरीर की सतह होती है दोस्तों इनका मुख्य श्वसन अंग, इसके द्वारा ही यह श्वास लेती है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भोजन नली की लंबाई होती है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर दोस्तों भोजन नली की लंबाई होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया विंड पाइप की लंबाई कितनी होती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो भैया आपको राइट आंसर देना है 10 से 12 सेंटीमीटर। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आपको हमारी इस संकट मोचक सीरीज में भाग लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।